नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख 28 दिसंबर है 1991 और जन्म का समय रात्रि 8:10 का है, बेगूसराय, बिहार। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जातिका ने शनिवार के दिन जन्म लिया है, पौष मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, और हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण का इनका जन्म है। देवगण कन्या राशि भूमि तत्व की राशि है। बुध इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर लेकर के आपको चलता हूं। कर्क लग्न की कुंडली, लग्न का मान 23 अंश 57 कला, आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और नक्षत्रपति लग्न नक्षत्रपति बुध जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ। लग्नेश का जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में हस्त नक्षत्र में स्वयं के नक्षत्र में बलवान होकर के बैठना कहता है। जो तो शास्त्र की लग्नेश तृतीयस्थ हो तो जातक का जीवन पुरुषार्थ में बीतता है, या यूं कहिए कि जातक का व्यक्तित्व पुरुषार्थ में होता है। अब वो चंद्रमा जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और गौर करें आप तो किसी भी ग्रह से, विशेष करके पापक ग्रह इत्यादि से वो दृष्ट नहीं है। देवगुरु एक घर आगे हैं उनके तो सीधी सी बात, एक घर पीछे है उनके तो सीधी सी बात है कि मद्रुम इत्यादि दुर्योग नहीं है उनको। अब कृष्ण पक्ष के नवमी का जन्म इनका और रात्रि का जन्म, तो युवती के, स्त्री की कुंडली के लिए, लड़की की कुंडली के लिए रात्रि का जन्म श्रेष्ठ माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बने देवगुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि वो इस कुंडली में षष्ठेश भी होते हैं। अब गौर करिए तो एक ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि षष्ठ भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव, द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हो तो ये दरिद्र योग है अथवा ऋण योग है। लेकिन जन्म कुंडली में एक दूसरा सिद्धांत लागू होता है कि नवम पति यदि कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के बैठे तो ये महाधनी योग भी है। अब दोनों का कैसा प्रभाव होगा आगे चल करके जब इनके प्रश्न आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के पंचम पर आइए। शुक्र, बुध और मंगल, ये तीन ग्रह यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल पंचम भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं। ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में। बुध स्वयं भी अपने ही नक्षत्र में है। अब बुध और मंगल की युति, ज्योतिष शास्त्र में इसको रुद्र योग कहा गया है। यहीं पर शुक्र बुध की युति भी, हालांकि दोनों के बीच, शुक्र और बुध के बीच अगर देखा जाए तो 18 अंश की दूरी मानी है, दूरी दिखाई पड़ रही, फिर भी पंचम भाव में इन तीनों ग्रहों का होना। सप्तम में आप शनिदेव को देख रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में ये शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य राहु की युति इनकी कुंडली के षष्ठ में ये ग्रहण योग है। कुंडली के षष्ठ में ग्रहण योग का होना स्वास्थ्य पर कई बार बुरा प्रभाव दे देता है। इस कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य जाकर के बैठे हैं धनपति बनकर के षष्ठ में। अब यहां गौर करिए, जो तो शास्त्र में सारे परिवर्तन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो षष्ठेश और द्वितीयेश का परिवर्तन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। ये कई बार कुटुंब से भी दूरी करा देता है और कुटुंब के मध्य मतभेद, क्योंकि द्वितीय भाव अपने कुटुंब का है तो उससे भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है। और वहीं अगर गौर करें तो यह धन हानि या ऋण प्रदायक योग भी बना देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव इनकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। शनिदेव सप्तम में बैठ करके वैसे तो शश महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो शनिदेव कुंडली में षडबल में सबसे बलवान है और कर्क लग्न की कुंडली है, जो कि जीवन को उदासीन बनाएंगे। अब अगर आप मेरे दर्शक हैं तो सीधी सी बात है, आप मेरे कार्यक्रम में सदैव सुना करते हैं कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन ऐसे लग्न हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में साधक लग्न कहा गया है। अब गौर करिए तो एक सूत्र आप हमेशा सुनते रहते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में केतु हो तो ये मोक्ष प्रदायक है। और जब बात मेरी आती है तो मैं एक ही बात कहा करता हूं, मोक्ष का मतलब क्या? कोई ऐसा गांव जिसे आप वर्तमान में छोड़कर दूसरे गांव जाने की बात कर रहे हैं? मोक्ष ऐसा कोई गांव है जहां आप जाने की बात कर रहे हैं? इस कुंडली को यहां जरा ध्यान से देखिए। इस कुंडली में मोक्ष के योग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सिद्ध करता हूं, लेकिन मैं तब भी नहीं कहूंगा मोक्ष जैसा कुछ है। क्यों? क्योंकि केवल बात मन को संतुष्टि दिलाने वाली तो हो नहीं सकती है। आप कर कुछ भी रहे और मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कैसे? लेकिन प्रिय दर्शकों, मोक्ष का मार्ग बन सकता है, यह जरूर विचारणीय है। गौर करिए, इनकी कुंडली के सप्तम भाव किस चीज का है? स्त्री की कुंडली में पति का और पुरुष की कुंडली में स्त्री का।
दाम्पत्य सुख का, वहां शनिदेव क्या करते हैं? वहां शनिदेव उदासीनता ला देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो जब तक मोह का भंग नहीं होगा तब तक आप मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपका पहले मोह भंग होना चाहिए, और मोह भंग की शुरुआत यहीं से होती है, आपके दाम्पत्य से। सबसे प्रिय पति के बाद फिर बच्चे होते हैं, पहले पति या पत्नी ही होती है, इसके बाद बच्चों की बारी आती है। तो जाहिर सी बात है यहां से मोह भंग होना चाहिए। ये होगा तभी तो आप धर्म की ओर जाएंगे। और सवाल उठता है कि हम नहीं गए, हाँ तो फिर भूल जाइए मोक्ष के लिए, अभी फिर आना है, बार बार आना है, ये क्रम चलता रहेगा, ये टूटना नहीं है। हाँ, केतु का 12वें में दिखना, अगर, हालांकि मैं बार बार कहा करता हूं कि इसमें लोगों का कोई दोष नहीं, एक मीठा चॉकलेट जो है रैपर में करके ज्योतिषियों के द्वारा आपको थमा दिया गया कि केतु 12वें में है तो मोक्ष मिलेगा आपको, और आप कर कुछ भी रहे हो। यह जरूर है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केतु 12वें भाव में है तो आप क्रम में आगे खड़े हैं, आप क्रम में आगे खड़े हैं। आप चाहें प्रयत्न करें तो और आगे निकल सकते हैं, आप क्रम में आगे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बस अब आपको इसी बार लास्ट हो जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए, मैं इनके प्रश्नों की ओर लेकर के आपको चलता हूं और फिर इनकी कुंडली में हम आगे बढ़ेंगे। इनका प्रश्न पहले समझ लीजिए। ये अभी बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रही हैं। इन्होंने लिखा है, आगे इंस्पेक्टर के पद के लिए प्रयासरत हूं, क्या सफलता मिलेगी? मार्च या अप्रैल तक वैकेंसी आने वाली है, मेरा एज भी खत्म होने वाला है, सभी बोल रहे हैं और लास्ट चांस है, कृपया बताइए क्या मुझे इंस्पेक्टर का पद मिलेगा? इनकी कुंडली को जरा देखिए। इनकी कुंडली में शनिदेव वैसे तो सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, हर चीज को वो विलंबित कर रहे हैं, लेकिन सेना, मिलिट्री, पुलिस, इनसे संबंधित क्षेत्र के लिए कुंडली में मंगल को देखा जाना चाहिए। मंगल इनकी कुंडली में सर्वाधिक योगकारक ग्रह बनकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। गौर करिए, इनके लग्नेश जाकर के कुंडली में स्वगृही तृतीय भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव पर मंगल इत्यादि का संबंध हो तो जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस से विशेष सफलता हासिल करता है। मंगल का संबंध तो नहीं है, तीसरे भाव से मंगल का संबंध तो नहीं, लेकिन लग्नेश स्वतः तृतीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में सूर्य राहु की युति, शत्रुहंता योग, और साथ ही साथ मंगल कुंडली के पंचम में जाकर के बैठे हैं। अब गौर करिए तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में कौन सी राशि आपको दिखाई पड़ रही है? कर्म का भाव है, तो कर्म भाव में मंगल की राशि बनी हुई है, और मंगल स्वयं कहां बैठे हैं? तो मंगल जाकर के कुंडली में स्वयं की राशि में जाकर के कुंडली के पंचम भाव में। ये षडाष्टक योग है, लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपने सदैव सुना होगा ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। मैं इसको षडाष्टक योग के बावजूद कहा करता हूं, जन्म कुंडली में 2-3 ऐसे षडाष्टक योग हैं जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद होते हैं, जैसे ये दसम पति का जाकर के कुंडली के पंचम में बैठना, अथवा चतुर्थ पति का जाकर के कुंडली के नवम में बैठना, अथवा चतुर्थ पति का जाकर के कुंडली के लाभ में बैठना। ये षडाष्टक योग है सब, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो लग्नेश का जाकर के दशमेश का जाकर के कुंडली के पंचम में बैठ जाना ये बढ़िया माना जाएगा, और वो भी स्वगृह में जाकर के बैठना ये मंगल को अंशवाई जो कमजोर है फिर भी शक्तिशाली बनाएगा। फलतः यह जाति का पुलिस, फौज, प्रशासन इत्यादि में वर्दीधारी जो सेवाएं हैं उसमें उन्नति के लिए यह श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य राहु की युति भी प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए शत्रुहंता योग बना देता है। फलतः ऐसा जातक प्रतियोगिता अथवा जाति का, यहां जातक शब्द जब मैं बोलूं जाति का समझना होगा, प्रतियोगिता में टिके रहने का संकेत देता है। निसंदेह मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य राहु की युति के चलते इनके साथ कई बार राजनीति नहीं होगी, परंतु सूर्य राहु की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यह इनके लिए बहुत अच्छा है। अब गौर करिए तो इनकी कुंडली में शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो इनको मानसिक तनाव, उलझन, यहां तक कि कई बार डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। कई बार तो इनको खुद ही उलझा देंगे, लेकिन कोई नहीं, इसमें इनको सफलता मिलेगी। नौकरी और कंपटीशन के लिए छठे भाव को देखा जाता है, और यहां पर सूर्य राहु की युति इनके लिए मददगार साबित होगी। ये शत्रुहंता योग इनके लिए बेहद सहयोगी, और ऊपर से इनको वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। देव गुरु बृहस्पति की दशा में बुध का अंतर है। मैं बता दूं कि शिक्षा के लिए, परीक्षा के लिए, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह समय आपके लिए बेहद सहयोगी है। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो कुंडली के छठे और नौवें के स्वामी होकर के जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और गुरु की नौवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, जो कि करियर का भाव है, कर्म का भाव है। गुरु की नौवीं दृष्टि का होना यह करियर में उछाल लाने वाला है, आपको वो पद दिलाने वाला है जिसकी आपको चाहत है। अब देखा जाए तो पारिवारिक मसलों में भी देखा जाए तो यह अच्छा है, गुरु वहां द्वितीय भाव में बैठकर के कई तरह से आपको सहयोग ही करने वाले हैं। बाकी रही बात आपके नौकरी में प्रमोशन या इंस्पेक्टर लेवल में तक पहुंचने के लिए, परीक्षा के लिए अनुकूलता के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो समय आपकी कुंडली में वर्तमान समय में चल रहा है यही बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गोचर कुंडली में जो परिवर्तन दिखाई मुझे पड़ रहा है उस परिवर्तन में देव गुरु बृहस्पति अभी आपके दशम में जा रहे हैं।
मई में, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर बारी आती है आपके राहु की, तो राहु षष्ठ में और शनिदेव जरूर सप्तम में आएंगे। सप्तम में आने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो यही वर्ष 2025 और 26 आपके लिए बहुत जबरदस्त है। आपकी कोशिश रंग लाने वाली है, आप बस हार मत मानिएगा। देवगुरु की दशा में बुध का अंतर चौथे दसवें के संबंध में है। अब इसी में अगर देखा जाए तो 2025 के अगस्त में और 25 के अगस्त से लेकर के 25 के नवंबर तक ये जो सूर्य चंद्रमा और मंगल का अंतर प्रत्यंतर आ रहा है, लेट से ही सही लेकिन आपको मौका दिलाने वाला है। तो सकारात्मकता पूरी तरह से दिख रही है। आप अपनी मेहनत में कहीं कोई कमी मत छोड़िए, जितना हो सके प्रयत्न करिए, आपको प्रयत्न करना ही होगा। आगे इन्होंने लिखा है पति के साथ कितना और कब तक रहेगा। हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है। देखिए वो होता रहेगा। आपकी कुंडली में इसका कोई विशेष काट नहीं है। एक बात और आपको बता दूं, शुक्र मंगल के बीच वैसे तो आपकी कुंडली में बहुत दूरी है। शुक्र आपकी कुंडली में 2 अंश पर हैं और मंगल आपकी कुंडली में 27 अंश पर। और आपको मैं बता दूं कि चलित में ये शुक्र असल में अपने ही घर चतुर्थ भाव का फल दे रहे हैं। परंतु देखिए प्रकृति ने कुछ सोच करके आपकी कुंडली ऐसी बनाई है, कुछ आपके अपने ही प्रारब्ध हैं, आपके कर्म हैं। आपका दांपत्य बहुत सुखद हो ही नहीं सकता था। वैसे भी अगर आप मेरी दर्शिका हो, बाकी के दर्शकों के लिए बता दूं तो मैं हमेशा कहा करता हूं, कर्क मकर कुंभ सिंह के जातकों का दांपत्य औसत दर्जे का होता है। औसत दर्जे का। एक और सूत्र आप मेरे कार्यक्रमों में सुने हैं और नहीं सुने तो सुन लीजिए। आपने नहीं सुना हो, बाकी के दर्शकों ने सुना होगा कि जन्म कुंडली में शनिदेव वृष मकर और कन्या में से किसी में भी बैठे हों, शनिदेव कुंडली में वृष मकर या कन्या में से किसी में भी बैठे हों, तो जातक को इस जन्म में छोड़िए पूर्व जन्म में भी बहुत अधिक दांपत्य और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए कुंडली मोक्ष की कुंडली हो सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना होगा। अभी तो इनकी चाहत इंस्पेक्टर बनने की है, तो सीधी सी बात है कि हम इसी दिशा में भी रहते हैं। मोक्ष की चर्चा न इनकी हो सकती है न हम करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव के शनिदेव निसंदेह वो शश महापुरुष योग बना करके बैठे हैं, लेकिन दांपत्य को वो उदासीन बना करके ही रखेंगे। स्वगृही होने के बावजूद हां, दांपत्य जीवन स्थायित्व देंगे, सो टूटने वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत दांपत्य सुखद नहीं, एक औपचारिकता रह जाती है। मतभेद तो होता ही रहेगा, भावनात्मक करीबी नहीं आ सकेगी, भावनात्मक दूरी रहेगी। और सुनिए, वहां चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, आप लाख चाहे प्रयत्न कर लें लेकिन बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दांपत्य जीवन को मैं आपकी कुंडली के लिए बस इतना ही कहूंगा कि बस चलाते रहिए। इससे ज्यादा की उम्मीद तो मैं इस कुंडली से नहीं रख रहा हूं। कई बार असमंजस की स्थिति, कई बार अचानक विवाद, घर में झगड़े, बार बार तनाव, अलगाव, विच्छेद के माहौल क्रिएट होंगे, लेकिन विच्छेद होगा नहीं, मतभेद चलता रहेगा। यह मतभेद के साथ ही आपको अपना वैवाहिक जीवन चलाना है। बल्कि मैं एक सलाह आपको दे देना चाहता हूं, याद रखिएगा आपकी कुंडली में शुक्र मंगल बैठे पंचम में ही है। कई बार मन में भटकाव भी उत्पन्न होगा, कई ऐसे कारण उत्पन्न होंगे जिसके चलते आप भटक जाएं। परंतु याद रखिए सूर्य और राहु की युति है, बदनामी को छोड़ और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए और जैसा भी है, जो भी है, अब यही है, इसी को लेकर के चलिए। बल्कि मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, शनिवार के दिन एक काम करिए कि काले तिल का दान किया करिए। अब ऐसा नहीं कि हर शनिवार, जब भी आपकी इच्छा हो, काला उड़द, काला तिल, इसका दान करिए। जूता, छाता, इस सब का दान करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, इससे दांपत्य जीवन में आपके सामंजस्य बनेगा। सुंदर कांड का पाठ करिए, इससे भी आपके दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनेगा। देखिए, दांपत्य में सामंजस्य न हो तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो रहती ही हैं। प्रयास करिए कि आपसी सामंजस्य बने और ये मनमुटाव की जो दीवार है उसको जितना हो सके दबा कर रखने का प्रयत्न करिए। आगे आपने पूछा है, मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, जिस वजह से पति कहीं काम नहीं करते। मेरे पति पर कर्ज भी है, इनका कर्ज उतारने के लिए मुझे दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। इन सब के कारण मैं अपने मायके में पैसा नहीं दे पाती हूं। घर का खर्च, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ करते करते कुछ बचता ही नहीं है, जिससे मेरे घर वाले मुझसे नाराज रहते हैं। कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, कोई उपाय बताइए। इस प्रश्न को लेकर के मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि आपके घर वाले, आप किस घर वालों की बात कर रहे हैं? क्या आप ससुराल वालों की बात कर रही हैं या आप अपने मायके वालों की बात कर रही हैं? अच्छा, आपने लिखा है अपने मायके में पैसा नहीं दे पाती। मायके में पैसा आप क्यों देंगी? और क्या आप अकेली बेटी हैं? क्या आपके घर में और भाई बहन नहीं हैं? अगर हैं तो फिर आप क्यों देंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटी जब अपने ससुराल आ जाए तो उसको माँ बाप को नहीं देखना चाहिए, अपने वो माँ बाप को जरूरत के हिसाब से कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको क्यों देना पड़े? मतलब हम जिस परंपरा से आते हैं वहां बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता, बेटी का दिया माँ बाप कैसे खाएंगे? हो सकता है हम मॉडर्न युग में हम काफी आगे आ चुके हैं, तो हो सकता है आपके माँ बाप ये इच्छा रखते हो। अगर आप अकेली हैं और कोई भाई बहन नहीं है आपके, तब तो फिर आपका दायित्व तो बनता है जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके दे दीजिए। रही बात आपके कर्ज की, तो पहले क्लियर कर चुका हूं आपकी कुंडली में। इस सूत्र को जरा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, आपकी कुंडली में ऋण योग है लाइफ टाइम के लिए।
एक कर्ज, ये जो टोपी घुमाना पड़ रहा है आपको, इधर से कर्ज उधर, उधर से इधर, ये करते रहना पड़ेगा। कर्ज से पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलने वाली है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ पर है, कर्ज आपको बर्बाद नहीं कर सकेगा, क्योंकि भाग्यपति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, यह महाधनी योग भी है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के षष्ठ पर है, उन्हीं की दशा भी चल रही है और गुरु षष्ठेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, फलतः आमदनी खर्च सब दोनों प्रभावित हो रहा है। लेकिन आपको कर्ज कभी बर्बाद नहीं करेगा। आप ध्यान रखिए कि कर्ज को आप बैलेंस कर लेंगे। अब चूंकि राहु यहां पर बैठे हैं, राहु आकस्मिकताओं का कारक ग्रह है, सो ऐसी स्थितियां वो उत्पन्न करता ही रहेगा, जिसके चलते आपको बार बार गोल गोल घूम करके कर्ज लेते रहना पड़े। परंतु अनुशासित वित्तीय योजना आपको बनाना होगा और आप संभाल लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये तय कर देता हूं कि कर्ज की स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। अब बात आती है आपके बच्चों की, जो कि अब छोटे छोटे हैं। अब देखिए, यहां पर मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि आप अकेली हैं या और भी आपके भाई बहन हैं। अगर अकेली हैं तो ये कतई विचारणीय है कि आप क्यों कैसे भी करके अपने माता पिता का सहयोग करिए, उनका साथ दीजिए। लेकिन अगर अकेले नहीं हैं तो पहले आप अपना देखिए। अगर आपके भाई हैं तो ये उनका परम कर्तव्य पहले बनता है, क्योंकि जब आपके पति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सास ससुर को ना देखें, 100% देखें, परंतु आपके पति का जब पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता को देखें। अब चूंकि आप नौकरी में हैं और आप नौकरी में होने के चलते बच्चों को संभालने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, तो पति बच्चों को संभाल रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, गौर करिए, जब बात आती है स्त्री की, कि मैं कहता हूं कि जब पति नौकरी कर रहे हैं तो पत्नी न भी करे तो कोई बात नहीं, तो यहां पति अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी अपने जॉब में व्यस्त हैं, तो बच्चों को देखने वाला कौन होगा? तो पति जॉब ना करें, पति जॉब ना करें। हां, उनके किन गलतियों के कारण कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस गलती पर जरूर रोक लगाया जाना चाहिए। और इसमें कोई ऐसी सोच विकसित उनकी नहीं होनी चाहिए कि आप कर रही हैं, वो घर में बैठे हैं। घर में नहीं बैठे हैं, असल में वो वर्क कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को संभालना, तो वो तो ऑलरेडी एक बड़ा काम कर रहे हैं, उनको अब कौन सा काम करना होगा? अब रही बात कर्ज की, तो आपकी कुंडली में कर्ज योग है, इससे मुक्ति तो कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी मेरी सलाह है, अब घबराइए मत, कर्ज को लेकर के तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंगलवार के मंगलवार शिवलिंग पर दूध अर्पित, गन्ने का रस या गुड़ का रस अर्पित किया करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ऋण मोचन मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। बाकी आपने लिखा है कि जमीन जायदाद, अपना जमीन मकान गाड़ी कब होगा या नहीं, और पैतृक संपत्ति मिलेगा या नहीं। अब यहां पर फिर मुझे संशय है कि आप किस पैतृक संपत्ति की बात कर रही हैं, ससुराल वाली पैतृक संपत्ति या अपने मायके वाली पैतृक संपत्ति? अगर देखा जाए तो एक स्त्री की कुंडली होने के चलते ये उसका ससुराल का भाव हुआ और इसके स्वामी सप्तम में ही बैठे हैं, ये आपके अपने पैतृक संपत्ति की बात हुई। उसके गुरु सूर्य जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। संपदा दोनों अगर कहीं भी है तो आपको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? यहां सूर्य राहु की युति के चलते थोड़ी दिक्कत से, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्टि तो मिलना ही चाहिए। यहां शनि सप्तम में बैठे हैं तो भी आपको पैतृक संपत्ति कहीं की भी होगी वो मिलनी चाहिए। अब बारी आती है अपने खुद के घर इत्यादि होने की, तो चलित में शुक्र आपके चतुर्थ का फल दे रहे हैं और चतुर्थ का फल देने के चलते जाकर के पंचम में बैठे हैं। कहीं कोई संशय नहीं कि अपने खुद का घर गाड़ी इत्यादि सब होना बहुत सरल है। अब बारी आती है आप कांस्टेबल के पद पर हैं, जैसे जैसे नौकरी में आगे बढ़ेंगी, इंस्पेक्टर इत्यादि के पद पर पहुंच जाएंगी, सैलरी बढ़ेगी, आप ये सब कुछ ले सकेंगे। तो इसके लिए तो कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। देर सवेर आपको प्रॉपर्टी के खूब योग मिल रहे हैं। एक और सूत्र मैं हमेशा कहा करता हूं कि चतुर्थ पर यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो घर गाड़ी सब बहुवचन में होता है। ये अलग बात है कि उसका सुख भोगने का अवसर हमें कम ही प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूं कि 35-37 और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी, ये बहुत प्रबल संभावना है कि आपको खूब घर गाड़ी होने वाला है। उसको लेकर के चिंता मत करिए। और पैतृक संपत्ति की को भी लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परिवार में किसी भी तरह का विवाद हो, परेशानी हो, अंततोगत आपको देर सवेर ही जीतना आप ही को है, अगर विवाद है भी तो, क्योंकि यहां पर षष्ठ में शत्रुहंता योग बना हुआ है। आगे आपने लिखा है, मेरे दोनों बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, मेरे से लगाव कितना रहेगा। आपकी कुंडली में संतान भाव का मालिक संतान भाव में, संतान कारक द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, संतान को लेकर के कोई चिंता नहीं है, जितना है उतना ठीक है। आपका लग्न कर्क है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, न डराना चाहता हूं। आपके पंचमेश पंचम में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। नौमांस में पंचमस्त चंद्रमा पर शनि की दृष्टि और गुरु पर शनि की दृष्टि है। अगर आगे चल करके आपके बच्चे ही आप पर कई मामलों में ब्लेम अगर करना शुरू कर दें, जो कि करते हैं, मैं पहले ही कहा हूं, आपकी राशि शनिदेव कुंडली के सप्तम में स्वगृह होकर के बैठे हैं, जो इस बात की सूचना देता है। हाँ, आपके बच्चे बहुयामी प्रतिभा वाले बेहद बुद्धिमान होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपका लग्न और लग्नपति तृतीय में जाकर के बैठा है, ये आपके बच्चों का भाग्य, ये आपके बच्चों की शिक्षा और पंचम भाव में यहाँ ग्रह
आपके बच्चे बुद्धिमान हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु कल को वो आप ही पर उंगली उठाना शुरू कर दें तो घबराइएगा मत। प्रकृति ने आपको ऐसा ही बनाया है, जूझना है, सब कुछ करना है, और करने के बाद भी जब क्रेडिट मिलने की बारी आए तो आप उससे किनारे हो जाइए, आपको यश न मिले, और आप स्वीकार कर लीजिए। अपने काम में कोई कमी मत लाइए, सबके प्रति जो आपका स्वभाव है वो दीजिए, रखिए, सबका साथ सबके साथ जोड़ करके चलने का प्रयत्न करिए, यही बनाइए। आप देवगण की हैं, सबको लेकर के चलना ही आपका काम है, ये आप करते रहिए। बाकी बहुत उम्मीद किसी से मत रखिए। बच्चे आपके सफल हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आगे इनका एक प्रश्न है कि मेरा स्वास्थ्य भी हमेशा खराब रहता है, खून की कमी, सरदर्द और आंखों में दिक्कत। सूर्य राहु की युति होने के चलते सिरदर्द की शिकायत तो होना स्वाभाविक है। छठे भाव में राहु सूर्य के योग के चलते सिरदर्द, माइग्रेन की शिकायत, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप इत्यादि की शिकायतें होती हैं, और विटामिन की कमी भी प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए तो कर्क लग्न होने के चलते चंद्रमा शरीर और मन का मुख्य कारक ग्रह है, तीसरे भाव में जाकर के कन्या राशि में बैठा है। अब एक प्रकार से देखा जाए तो बुध की राशि में होने के चलते और चंद्रमा के नक्षत्र में शनि के चलते मानसिक तनाव इत्यादि, अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति, चिंता वाला रोग होना ही होना है। तो नियमित योग प्राणायाम करिए, अब प्रयास करिए कि पर्याप्त आपको नींद मिले, पौष्टिक आहार इत्यादि का समय निकालिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अंतिम में आपने पूछा है कि पुखराज और मूंगा 2020 से पहने हुए हूं, और क्या पूजा पाठ करें और क्या रत्न पहने। देखिए, आपको देवगुरु की दशा वर्तमान में चल रही है, और रत्न की बात करूं तो आपने पुखराज आपने पहना हुआ है। अब पुखराज मैं मना नहीं करूंगा, नौमांस में देख रहा हूं कि देवगुरु शुक्र की राशि में बैठे, पर फिर भी आप पुखराज पहनी हुई है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, छठे के स्वामी होने के चलते आमतौर पर यह रत्न पहनने की मैं मना ही तो करता हूं, परंतु नौमेश होकर के बैठे हैं तो यह मिश्रित परिणाम वाला माना जाएगा, उतार चढ़ाव देगा, कई बार स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग भी देगा, तो आपको पेट का ध्यान तो हमेशा ही रखना होगा। तो आप गुरु का रत्न पहनी है तो मना नहीं है, पहनिए उसको। रही बात आपने मूंगा भी पहना हुआ है तो मूंगा तो जरूर पहनिए, मूंगा आपके लिए प्रबल सहायक रत्न है, करियर में आपको सहयोग देगा, संतान के विकास के लिए सहयोगी होगा, तो ये अहम ग्रह है आपके लिए। मूंगा जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया पहनिए। पुलिस इत्यादि के फील्ड में भी मंगल को बलि रखना बेहद आवश्यक है, तांबे के पात्र से पानी पीना, यानी मंगल को बलि रखने के लिए आपने जो मूंगा पहना है ये बहुत अच्छा है। हाँ, मूंगा के चलते कई बार आपको क्रोध आएगा, मन अस्थिर होगा, तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मूंगा की कोई मनाही नहीं है। देखिए, आप अपनी कुंडली को और बेहतर बनाने के लिए कुछ पूजा पाठ उपाय जरूर करिए। एक, रविवार का व्रत करिए, नमक का त्याग करिए रविवार के दिन। गुरुवार का व्रत करिए। अब सवाल उठता है सप्ताह में 2 दिन का व्रत, ऐसा करिए सप्ताह में 2 दिन नहीं तो कम से कम रविवार का नमक तो त्याग कर ही दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और साथ ही साथ मूंगा और पुखराज 2-2 रत्न आपने ऑलरेडी धारण कर रखा है, इसके अलावा कोई रत्न तो पहनना नहीं है, इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। मन बहुत अशांत है तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिए। और हाँ, देखिए, आप नौकरी में हैं तो समय तो कम ही मिल पाता होगा, लेकिन आपकी कुंडली प्रतियोगी परीक्षा के लिए जबरदस्त है, तो अपने प्रयास में कमी मत लाइए, जितना हो सके प्रयास करिए। और स्थिति आपकी कुंडली की यही दर्शाती है कि आपका प्रयास निकट भविष्य में ही आपको सफलता दिलाने वाला है। आप इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगी, और ये गोचर भी यही वर्ष हर तरह से बढ़िया है। तो कुल मिलाकर की कुंडली अच्छी है। जो उपाय मैंने आपको बताया उसका पालन करिए, और दांपत्य जीवन को बचाए रखने का प्रयत्न करिए। दांपत्य टूटना नहीं है, बस यही है, मतभेद बना रहेगा। एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है जहां बहुत प्रेम तो नहीं, बस चलता रहेगा। और ऋण से भागिएगा मत, ऋण रहेगा, ऋण इस कुंडली में खत्म नहीं होने वाला है। तो जो उपाय मैंने बताया है उसका पालन करिए। और मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख ही रहे हैं, अगर आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई तर्क है, आपके मन में कोई पॉइंट है जो आप इनके लिए बताना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।